हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट साइंस के लिए है। आपको पता है चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है परमाणु संरचना। ठीक, यानी परमाणु किस तरीके का होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, परमाणु के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में जो बताया था टॉमसन जी ने बताया था। ठीक है, तो आज हम यही बात करेंगे, इसी बात पे चर्चा करेंगे कि टॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए, कि टॉमसन जी ने परमाणु मॉडल के बारे में क्या बात बताई, या परमाणु किस तरीके का होता है, टॉमसन जी ने उस बारे में क्या बात बताई। तो हमने हेडिंग डाला टॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए, परमाणु के संबंध में सबसे पहले टॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, यानी परमाणु के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो टॉमसन जी ने बताया था। इस मॉडल के अनुसार परमाणु तरबूज के आकार का होता है, यानी जैसा तरबूज का आकार होता है बिल्कुल उसी तरीके का जो होता है वो परमाणु होता है। ये बात टॉमसन जी ने बताई थी। जिसके बाहरी भाग में धन आवेशित प्रोटॉन, यानी उसका जो बाहरी भाग होता है उसमें धन आवेशित प्रोटॉन, जबकि बीच वाले भाग में तरबूज के बीजों की तरह ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी अंदर जो होते हैं वो कौन होते हैं, जब इसके अंदर वाले भाग में बिल्कुल जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे उसके भीतर उपस्थित होते हैं। जैसे कि तरबूज के भीतर बीज नहीं होते, उसी तरीके से करके ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उसके भीतर उपस्थित होते हैं परमाणु के भीतर। ठीक हो गया। चूंकि इसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश की संख्या समान होती है, यानी कहने का मतलब ये है कि कुल जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इसके भीतर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुल धन आवेशित धन आवेश और ऋण आवेश दोनों की वैल्यू जो होती है आपस में बराबर होती है। इसलिए जो संपूर्ण परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन माना जाता है। विद्युत उदासीन का मतलब होता है जब धन और ऋण दोनों आवेश एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो बराबर होने से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो जो नेट आवेश होता है वो जीरो हो जाता है। नेट आवेश कह रहा हूँ, नेट आवेश जीरो हो जाता है। नेट आवेश जीरो होने को हम बोलते हैं विद्युत उदासीन कहना। ठीक है, तो इस तरीके से संपूर्ण परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है। तो ये तो था टॉमसन का परमाणु मॉडल। अब इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन आता है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का सचित्र समझाइए। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को सचित्र समझाइए। ठीक है, तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या होता है जरा समझेंगे इसको। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कण गिराए, जो सोने को पीट करके उसकी बारीक पन्नी थिन लेयर बना ली, बिल्कुल बारीक सी पन्नी बना लिया, और उस पर अल्फा कण गिराए, और उस पन्नी से बाहर निकलने वाले विभिन्न अल्फा कणों को ध्यान से देखा, उसका अध्ययन किया। तब उन्होंने पाया, क्या पाया, देखिए, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे आर पार निकल गए। यानी अधिकांश जो कण थे, जो अल्फा कण थे अधिकांश, वो सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। दूसरी बात क्या देखी उन्होंने, दूसरी बात ये देखी कुछ अल्फा कण मूल पथ से विभिन्न कोणों पर विक्षेपित हो गए, यानी कुछ अल्फा कण जो है विभिन्न कोणों पर विक्षेपित हो गए, मुड़ गए। और तीसरी बात क्या देखी, प्रत्येक 12,000 कणों में से एक एक कण टकराकर अपने मार्ग से वापस लौट आया। ठीक है, यानी अगर हम काउंटिंग करें तो 12,000 कणों में से एक कण, यानी 12,000 के प्रति एक कण जो है वो टकरा करके वापस अपने मार्ग से वापस लौट आया। देखो, उसको हमने चित्र की सहायता दिखा रखा है, ये है इस तरीके से करके, ये अल्फा कण है। और ये अल्फा कण हमने क्या किया, एक पतली थिन लेयर यानी जो सोने की पत्ती थी उस पर गिरा दिया। तो उसका ये कोई परमाणु दिखा रखा है सोने का, उस पर जैसे गिरा तो तुमने देखा होगा कुछ अल्फा कण देखिए ऐसे गए और यहाँ से टकरा करके ये आ गए। तो कुछ जो है विभिन्न विभिन्न कोणों पर चले गए, ये चले गए। तो कुछ बिल्कुल वापस जैसे ये गए और बिल्कुल अपने मार्ग से सीधे वापस आ गए टकरा करके। ठीक हो गया, इस तरीके से करके। तो ये सोने का नाम परमाणु है, और ये उस पर अल्फा कण गिराए जा रहे हैं। और अल्फा कण गिराने के बाद जो बाहर निकलने वाले अल्फा कण हैं उनको देखते हुए जो रदरफोर्ड हैं उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, और वो निष्कर्ष क्या थे ये अभी बताते हैं हम आपको। देखिए, अल्फा कण प्रकीर्णन के उपरोक्त परीक्षणों से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए। यानी जब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग देखा तो उस प्रयोग के आधार पर जो निकलने वाले अल्फा कण थे, यानी उसमें से परमाणु में से निकलने वाले जो अल्फा कण थे उनको देख करके रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले। और वे निष्कर्ष क्या थे, नंबर फर्स्ट, परमाणु का अधिकतर भाग खाली है। भाई कुछ परमाणु सीधे निकल गए थे ना, आर पार चले गए थे, तो जो आर पार क्यों गए होंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि अधिकांश भाग उसका खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पत्ती से बाहर निकल जाते हैं। इस रिक्त भाग को उन्होंने अतिरिक्त नाभिकीय भाग कहा। ठीक है, क्या कहा, अतिरिक्त नाभिकीय भाग कहा। तो एक निष्कर्ष तो ये निकाला था। दूसरी बात बताई थी, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, यानी बहुत ही कम कण ऐसे होते हैं जो अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्फा कणों पर धन आवेश उपस्थित होता है तथा परमाणु के अंदर भी किसी स्थान पर धन आवेश उपस्थित होगा। भाई सीधी सी बात है, भाई उससे प्रतिकर्षण लगा होगा तभी तो भाई धन और धन पे प्रतिकर्षण होता है ना, तो इसलिए सीधी सी बात है कि अंदर जो है कहीं ना कहीं कोई धनावेश उपस्थित है जिसके प्रतिकर्षण बल से अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए हैं। तो अपने कुछ कण जो थे वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए थे। विक्षेपित कब होंगे? जब किसी चीज़ से टकराएंगे। टकराने का मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण कब लगेगा? तो इसका मतलब ये है कि जब दोनों सेम टाइप के चार्ज होंगे, एक जैसे आवेश होंगे। अब आपको पता है अल्फा कण पर जो होता है वो कैसा चार्ज होता है? जो धन चार्ज होता है। तो जब धन चार्ज होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अंदर किसी न किसी धन आवेश से ही या धन चार्ज से ही वो टकरा करके अपने मार्ग से विक्षेपित हुए हैं। बस अंदर वाले धन भाग को उन्होंने क्या नाम दे दिया? उन्होंने नाभिक कह दिया। क्या कह दिया उन्होंने? उसको नाभिक कह दिया। तो इससे निकला आता है, इस प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु में धनावेशित भाग उपस्थित होता है। और उस धनावेशित भाग को बाद में पता क्या कहा था? नाभिक कहा था, जो मैं बता रहा था अभी आपको। ठीक हो गया। और तीसरी बात क्या कही थी? तीसरी बात ये कही थी लगभग 12,000 कणों में से एक कण 180 के कोण पर विक्षेपित हुआ था। 180 के कोण पर मतलब गए, टकराए और अपने मार्ग से सीधे वापस आ गए एकदम से करके। तो 180 के मार्ग से विक्षेपित हुआ था, अर्थात अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के अंदर ऐसा ठोस भाग स्थित है जिसका द्रव्यमान अल्फा कण के द्रव्यमान से बहुत अधिक है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि सोने के परमाणु का पूर्णतः धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के अंदर बहुत कम भाग में स्थित है। इस भाग को नाभिक कहते हैं। ठीक हो गया। यानी जो 180 की डिग्री पर वो टकरा के वापस आ गए थे, तो उससे क्या हुआ कि इसका मतलब अंदर एक ऐसा भाग जरूर है जो कि अल्फा कण के द्रव्यमान से ज़्यादा है, और उस भाग को उन्होंने क्या कह दिया फिर? नाभिक कह दिया। तो ये था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की सहायता से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले, ये सारी बातें आज आपको कक्षा 9 के विद्यार्थी को बताई। ठीक है। बाकी इसके बाद हम नया क्वेश्चन आपके लिए फिर लेकर के आएंगे अपनी नई वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।